जैसा कि आपको मालूम है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वेद हिस्ट्री के साथ में आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो नया टॉपिक है आपको बताया था, कल तक हम जो पढ़ चुके थे यूनानी आक्रमण, और यूनानी आक्रमण का उद्देश्य और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि उस यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग विशेष तौर से देख रहे थे कि हमने उसके बाद में इंडो ग्रीक जो चांदी के सिक्कों में सुधार आया, एक नवीन कला उभरकर सामने आई जिसको कहा था, जिसको एक नवीन शैली के नाम से उसमें उद्भव हुआ, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है शक। क्या है? शक। ठीक है, शक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मध्य एशिया के अंतर्गत से भारत में आने वाली जनजातियों में भारत में आने वाली बात की जाए तो मध्य एशिया के अंदर से भारत में जो लोग आए हैं उनके अंदर सबसे पहले बात करें तो मध्य एशिया के माध्यम से रास्ते से ही भारत के अंदर जो आए थे वो यूनानी आए थे। पहला सिकंदर आ चुका है। सिकंदर के बाद में मध्य एशिया के अंतर्गत अगर देखा जाए, मध्य एशिया के रास्ते से होते हुए इस रास्ते से अब सेकंड नंबर पे जो मध्य एशिया के अंदर निवास करने वाली जनजाति है, जिस जनजाति का नाम है शक। क्या नाम है? शक। वो भारत के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? भारत के अंदर आती है। इस शक जनजाति के बारे में अगर हम बात करें, जनजाति मध्य एशिया के अंदर निवास करती थी। मध्य एशिया के अंदर यूची जो जनजाति है, ऊंची जनजाति है, यूची जनजाति जो मध्य एशिया के अंदर निवास करती है, मध्य एशिया की मूल रूप से जो मध्य एशिया में निवास करती है, इनको पश्चिम के अंतर्गत जो निवास करने वाली जो जाति थी, के अंदर जो निवास करने वाली यूची जनजाति थी, इसने शकों को वहां से पराजित कर खदेड़ दिया। क्या कर दिया? शकों को यहाँ से पराजित किया। पराजित करने के बाद खदेड़ दिया और यहाँ से भगा दिया। उसके बाद ये जो जनजाति है वो भारत के अंदर अपनी मातृभूमि मध्य एशिया से इनको उखाड़ देगा और अपने भारत में अपने भाग्य को इन्होंने कहां पर आजमाया? भारत के अंदर। जो भारत का जो क्षेत्र है इसके अंदर अपने भाग्य को आजमाने के लिए ये जनजाति निकलकर सामने आए। जब ये जनजाति भारत के अंदर आती है तो इसके बाद में यूनानियों के बाद में अगर देखा जाए तो भारत में आने वाली दूसरी विदेशी जनजाति है। पहली जो विदेशी जनजाति है वो कौन सी है? यूनानी। यूनानी लोग भारत में आए थे पहले। यूनानियों के बाद में सेकंड नंबर पे जो भारत में आए हैं वो कौन आए हैं? शक आए। ये भी विदेशी। ठीक है, इनको यूची जो जाती है उसने पश्चिम में निवास करती है, उसने वहां से इनको भगा दिया, खदेड़ दिया है। अवसर की तलाश में अपने भाग्य को आजमाने के लिए कहां पर आ रही है? भारत में आ रही है। विदेशी जातियों के अंदर बात की जाए तो दो विदेशी जाति हैं, विदेशी लोग हैं जो भारत के अंदर आए। एक यूनानी लोग आए, दूसरे कौन से आए हैं? शक आए। दूसरे नंबर पे आने वाली कौन है? शक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, जिस चीज के अंदर हम बात कर रहे हैं। पहले पे कौन आए? यूनानी आए। दूसरे पे कौन आए? शक आए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर आगे की बात की जाए तो अब हम लोग इस शक जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं कि शक जनजाति क्या है। तो ठीक है, इससे पूर्व अगर देखा जाए इनका निवास स्थान, शकों का निवास स्थान सीतियन। शकों का जो निवास स्थान था वो कहां पे था? एक सीतिया नामक प्रदेश में था। कौन से प्रदेश में था? सीतिया नामक प्रदेश में था। जो सीतिया नामक प्रदेश के अंदर इनका जो निवास स्थान था, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता था? सीतियन कहा गया। क्या कहा गया? सीतियन। ध्यान रखिएगा,
सीतियन नामक प्रदेश में इनका निवास स्थान था। किनका? शक का, जिसके कारण को क्या कहा गया? सीतियन कहा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये है कि हम लोग बात करते हैं कि ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया में यूनानी राज्यों का पराभव किस समय? कुषाणों को से पराजित सर पार्थियानों को पराजित कर। पहले क्या हुआ? बैक्ट्रिया के अंदर कुषाणों ने इनको पराजित किया है। कुषाणों से सब पराजित होने के बाद इन्होंने पार्थियान को पराजित किया है। ठीक है, पार्थियन से पराजित करने के पश्चात में करते हुए इन्होंने बोलन दर्रे, देखिए बोलन दर्रे का नाम सुना होगा आपने। बोलन दर्रे को पार करते हुए इन्होंने कहां पर प्रवेश किया है? सिंधु घाटी और पश्चिमोत्तर भारत के अंदर बस गए हैं। जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, जो कहां पड़ता है? पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता है। अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पश्चिमी, और पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये सिंधु का जो क्षेत्र है, इसके अंदर कहां पड़ता था? ये इस क्षेत्र में आकर बस गए हैं। यानी कि ऊपर अफगानिस्तान, इससे ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाओगे आप तो ये मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया के अंदर से धीरे धीरे पराजित करते हुए इन्होंने सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र को अपना क्या बना लिया? विजित क्षेत्र बना लिया। और यहाँ पर आकर ये क्या करने लगे भैया? निवास करने लगे। ठीक है, निवास करते हुए भारत में शकों का अगर देखा जाए प्रारंभिक इतिहास है वो काफी कमजोर हमको प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन संभवतः कहा जाता है कि भारत के अंदर शकों की 5 शाखाएं। ध्यान रखिएगा बात। भारत के अंदर शकों की कितनी शाखाएं थी भैया? 5। पांच शाखाएं थी शकों। ठीक है, फिर 5 शाखाओं के बारे में अगर बात की जाए तो एक शाखा तो कहां पर थी इनकी? अफगानिस्तान में। पहली शाखा कहां पर है इसकी? अफगानिस्तान के अंदर पहली शाखा ने इसका अपना साम्राज्य कायम किया अफगानिस्तान में। जिनकी राजधानी या केंद्र के बारे में बात की जाए, राजधानी या केंद्र, कपीसा था। राजधानी या केंद्र क्या था? कपीसा। दूसरी जो शाखा थी इनकी कहां पर थी? पंजाब में। सेकंड शाखा जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। दूसरी राजधानी इसकी दूसरे केंद्र कहां है इसका? पंजाब में, जिसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। तीसरी जो शाखा थी इसकी कहां पर थी? मथुरा में, जिसने 2 शताब्दियों तक शासन किया। तीसरी शाखा कहां पर है? मथुरा के अंदर है, जिन्होंने क्या किया है? 2 शताब्दियों तक क्या किया है? शासन किया है। चौथी शाखा देखा जाए तो पश्चिमी भारत के अंदर है, स्थापित हुई, जिसकी प्रारंभ में जो आरंभ तक विद्यमान नहीं, 4वीं सदी के आरंभ तक विद्यमान नहीं, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। जो कब तक रही? 4वीं शताब्दी के आरंभ तक। राजधानी क्या है इसकी? उज्जैन।
ठीक है। पांचवी शाखा के बारे में बात की जाए तो पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। कहां पर किया पांचवी शाखा ने अपना राज्य? ऊपरी दक्कन में। ठीक है। इनकी राजधानी थी नासिक। नाम थोड़ा सुना होगा आपने, नासिक के छप्पर। दोबारा से देख लीजिए। पहली शाखा शकों की, भारत में शकों की अगर देखा जाए कितनी शाखा है? 5 शाखा। 5 शाखाओं के बारे में बात चल रही है। पहली शाखा कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। अफगानिस्तान में इसकी राजधानी और केंद्र क्या है? कपिसा है। दूसरी क्षेत्र कहाँ है इसका? पंजाब है। पंजाब में क्या है इसका? तक्षशिला है। तीसरा कहाँ है? मथुरा में, जहां पर इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया है? 2 शताब्दियों तक शासन किया है और 2 शताब्दियों तक ये शासन कर रहे हैं। चौथी शाखा है जो पश्चिमी भारत के अंदर है, जो चौथी शताब्दी के आरंभ तक इन्होंने शासन किया है। राजधानी क्या है? उज्जैनी है, यानी कि वर्तमान उज्जैन। और पांचवी जो शाखा है, ये शाखा कहाँ है? ऊपरी दक्कन के क्षेत्र में, जिसका क्षेत्र रहा है नासिक। यानी शकों की 5 शाखा है भारत के अंदर विद्यमान। अब बात की जाए कि 5 शाखा, आपको मैंने बता दिया यूची कबीले ने इसको खदेड़ दिया, अपने अफसर की तलाश के लिए भारत के अंदर आ गया। भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो भी, और देखा जाए तो भारत के अंदर भारत पर आने वाली दूसरी क्या है? अगर देखा जाए यूनानियों के बाद में तो दूसरी जाति मानी जाए। ठीक है, दूसरे विदेशी माने जाएंगे। अब देखिए उत्तर पश्चिमी भारत में शकों ने सैनिक अभियान में न तो भारतीय शासकों को और न जनता के प्रतिरोध का सामना करना। इनको ना तो भारतीय शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, न जनता के। आखिर देखा जाए तो 56 ईस्वी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा, जो उज्जैन का राजा है विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने का प्रमाण प्राप्त होता है। शकों को पराजित करने का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है। और इसका पता चलता है जिसके द्वारा, उसके द्वारा। अब देखिए ये 7 शाखाएं हो गई, मैं इनको मिटा रहा हूं, आगे का टॉपिक आपको साफ नहीं दिखेगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अब यहां पर हम चल रहे हैं आगे। देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। यहां पर 56 ईसा पूर्व बात चल रही है, 56 ईसा पूर्व की। और 56 ईसा पूर्व के अंदर बात करते हैं तो उज्जैन के शासक है। कहां के शासक है? उज्जैन। उज्जैन पहले पड़ता था मध्य प्रांत के अंदर, जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता है, आज भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उज्जैन के जो शासक है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को 56 ईसा पूर्व में पराजित करने के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की थी, जिसका नाम है विक्रमादित्य। और एक संवत चलाया था 57 एडी। कौन सा चलाया था? 57 एडी। एक संवत की स्थापना की थी। ठीक है। जो आज भारतीय ज्योतिष गणना का भारतीय ज्योतिष गणना का एक महत्वपूर्ण संवत के रूप में याद किया जाता है। शकों पर विक्रमादित्य के इस ऐतिहासिक विजय ने उसकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को इतना बढ़ा दिया था कि विक्रमादित्य ने एक महान उपाधि, उसने विक्रमादित्य के नाम से एक महान उपाधि को धारण कर लिया। और आगे चलकर प्रत्येक राजा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने के लिए लड़ाई होने लगा। ध्यान रखिएगा, इन शकों पर विजय के पश्चात में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी,
जिसका नाम था विक्रमादित्य। और आगे चलकर जो इस उपाधि को धारण करने के लिए भारत का प्रत्येक शासक प्रयासरत रहा कि इस उपाधि को धारण किया जाए, क्योंकि ये प्रतिष्ठा एक पराक्रम का प्रतीक बन गई। इन 5 शाखाओं की, शकों की 5 शाखाओं के बारे में बताया मैंने आपको। इन 5 शाखाओं के अंदर मैं इरेज करता जा रहा हूं जिससे आपको ये थोड़ा सा समझ में ढंग से आए। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं विद सूर्यकांत चतुर्वेदी, ऑनलाइन स्टडी चल रही है। आपको जैसा कि मालूम है कि इस समय पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है और इस वैश्विक महामारी का नाम कोरोना है। तो कोरोना वायरस जैसे, तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, सेफ हो। हम लोग जो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री विद सूर्यकांत चतुर्वेदी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो शकों की 2 शाखाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिन्होंने अपना स्थायित्व रखा था। इन 2 शाखाओं के अंदर 5 शाखाओं में से 2 शाखाएं, एक तो है नासिक की और दूसरी है उज्जैन की। पहली शाखा तो कौन सी है? 5 शाखाएं नहीं है। 5 शाखाओं के अंदर से 2 शाखाओं ने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इन 2 शाखाओं के अंदर अगर बात की जाए तो पहली नासिक है, दूसरी कौन सी है? उज्जैन की है। इन दोनों शाखाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब आगे देखिए, इन दोनों शाखाओं में मौलिक रूप से शकों का अगर देखा जाए तो मध्य एशिया से के रहने वाले थे। पश्चिमी उत्तर भारत में अपना साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किया। उज्जैन और नासिक में शक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उज्जैन और नासिक के दोनों के शक बहुत अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं और इन्होंने एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी 124 ईस्वी में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नेपाल का वध कर दिया। किसका वध कर दिया है? नेपाल का वध कर दिया है। जूनागढ़ शिलालेख में उसके सैन्य अभियानों तथा सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी प्राप्त होती है। उसकी मृत्यु के बाद शकों का पतन हो गया। शक शासक रुद्रदामन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण शासक, महान शासक है। शक शासक रुद्रदामन। के वंशजों में का पुत्र रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी उज्जैन के महान शासकों में, कहां का शासक था? उज्जैन का ध्यान रखिएगा। उज्जैन के महान शासकों में रुद्रदामन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में शकों के विभिन्न राज्यों में से केवल पश्चिमी भारत, गुजरात में इन्होंने अपनी एक शाखा स्थापित की और 4 सदियों तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। गुजरात के बंदरगाहों से होने वाले विदेशी व्यापार को उनकी आर्थिक समृद्धि प्रदान की। परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। यहाँ पर देखिए, रुद्रदामन के द्वारा चांदी के सिक्कों को चलाया गया है। चांदी के सिक्कों को भी चलाया गया है। इसके पश्चात अगर देखा जाए, शकों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महान शासकों में रुद्रदामन है, जिनके बारे में जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। संभवतः जूनागढ़ जो अभिलेख है
उसके बारे में मैं बता दूं। अशोक का यह 14वां शिलालेख है जिसके ऊपर रुद्रदामन के बारे में भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत इसकी विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और शक संवत 78 एडी 72 अर्थात 150 लिखा हुआ है। विदेशी होते हुए भी सबसे पहले इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा को अपनाया और संस्कृत भाषा के अंदर ही जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत उसने अपने बारे में अभिलेख के अंतर्गत उत्कीर्ण करवाया है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में रुद्रदामन का महत्वपूर्ण उल्लेख है। यह शिलालेख वहां पर उत्कीर्ण है जहां पर अशोक का 14वां शिलालेख का एक सेट और गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के 2 लेख उत्कीर्ण हैं। यानी कि अशोक के 14वें शिलालेख है। कौन सा 14वां शिलालेख? उसके ऊपर इसको उत्कीर्ण है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक महत्वपूर्ण एक महान शासक के रूप में रुद्रदामन को याद किया जाता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार देखिए, रुद्रदामन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी प्रजा पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है इसके काल में सुदर्शन झील के अंतर्गत तो दिक्कत आ गई थी और लोगों की सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन थी सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील के अंतर्गत अधिक अतिवृष्टि होने के फलस्वरूप में सुदर्शन झील पर बना हुआ जो बांध था वो टूट गया, जिसको उसने बिना किसी प्रजा पर कोई कर लगाए या फिर अतिरिक्त कर बढ़ाए अपने कोष से निजियों की सलाह के विरुद्ध अपना धन व्यय कर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसके कारण इसको महान शासक के रूप में गिना जाता है। उस समय सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था वो सुविशाख के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया गया। सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? सुविशाख, जिसके द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया गया। अब बात आती है रुद्रदामन के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो रुद्रदामन ने अकर पूर्वी मालवा, अवंती पश्चिमी मालवा, अनूप नर्मदा तट प्रदेश, तिरवत उत्तरी काठियावाड़, उसकी राजधानी आनंदपुर, सौराष्ट्र, मरू, कच्छ, सिंधु घाटी के पूर्वी तट प्रदेश, कुकुर, मिस्तान, उत्तरी कोंकण, अरावली पर्वतमाला प्रदेश को जीता। नासिक अभिलेख के अनुसार यह विचित्र प्रदेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के थे। नासिक लेख के अनुसार ये जो प्रदेश हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के माने जाते थे। उसके पश्चात अंत में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि रुद्रदामन गौतमी पुत्र के किसी वंशज से इसने छीने होंगे। इसने जो ये प्रदेश है गौतमी पुत्र के किसी वंशज के द्वारा से छीने। रुद्रदामन का साम्राज्य सिंधु सोबेर यानी मुल्तान सिंधु नदी के मुहाने तक फैला हुआ था। मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण और पश्चिमी राजस्थान और सिंध के प्रदेश में शामिल थे।
तीसरी चीज आती है नेक्स्ट की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, तो शासन व्यवस्था के बारे में बात की जाए, जूनागढ़ अभिलेख से हमको जूनागढ़ अभिलेख से हमें विदित होता है, पता चलता है कि प्रशासन पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। साम्राज्य जो था वो उसने प्रांतों में विभक्त कर रखा था। पूरा जो शासन था वो किसमें विभक्त था? प्रांतों में विभक्त था। इसने अपने साम्राज्य को पूरा प्रांतों में विभक्त कर रखा था। ठीक है, उसने सुदर्शन झील के जुनागढ़ के लिए प्रांतीय गवर्नर पहलव जातीय सुविशाख द्वारा संपन्न करवाया था। इसके पश्चात शासन प्रबंध को परामर्श देने वाले मंत्रियों, सचिव, राजज्ञाओं की नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। जो राजज्ञाओं की कार्यों को क्रियान्वित करते थे उनको क्या कहा जाता था? कर्म सचिव कहा जाता था। आमंत्य मंत्रियों के गुणों का वर्णन सुविशाख की प्रशंसा करते हुए किया गया है। उसकी व्यवस्था को अगर देखा जाए, उसकी कर प्रणाली को देखा जाए तो कहा जाता है कि रुद्रदामन की जो कर प्रणाली थी वो धर्म पर आधारित थी। अगर देखा जाए व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए, रुद्रदामन के व्यक्तित्व की बात की जाए, रुद्रदामन के व्यक्तित्व की, तो जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत विदित होता है कि उसके व्यक्तित्व के बारे में तो वह एक जन कल्याणकारी शासक था। पहला, कौन था? जन कल्याणकारी शासक था। दूसरा, अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं मंत्रियों के विरोध के बावजूद भी उसके द्वारा फिर झील का निर्माण किया गया, सुदर्शन झील का निर्माण किया गया, जो कि जनता के ऊपर बिना अतिरिक्त कर लगाए हुए उसने सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर है सुविशाख के नेतृत्व में उस कार्य को उसने संपन्न करवाया। उसने अपने शरणागतों की रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। प्रजावत्सल शासक था। अपने युद्ध के अतिरिक्त वह कभी भी किसी व्यक्ति का वध नहीं करता था। वह दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके काल के अंदर डाकुओं और जंगली पशुओं और रोगों से जनता भयमुक्त थी। एक कुशल नेतृत्व, सेना नायक और योद्धा था। एक शास्त्र और शास्त्रों में परिणत एक व्यक्तित्व का धनी था। संस्कृत भाषा का संरक्षक था। काव्य शास्त्र का निर्मग्न था। शब्दार्थ, व्याकरण, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र का ज्ञाता। हाथी, घोड़े आदि का संचालक, तलवार, ढाल आदि में प्रवीण था। गुणों से प्रवीण चढ़ा शारीरिक सौंदर्य से प्रवीण होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि रुद्रदामन एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। जनता के ऊपर कोई प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया। अपने मंत्रियों के मना करने के बावजूद अपने निजी कोष से उसके ऊपर खर्च किया। एक जननायक था। एक कुल मिलाकर देखा जाए दयालु प्रवृत्ति का था। कहा जाता है कि युद्ध के अतिरिक्त वह कभी भी किसी व्यक्ति का वध नहीं करता था। उसके समय में डाकुओं तथा जंगली पशुओं और रोगों से लोग भय से मुक्त थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो वह तलवार, ढाल में निपुण था। हाथी, घोड़ों का संचालक था। कुशल योद्धा था। एक सुंदर पृष्ठभूमि का एक स्वामी था। कुल मिलाकर कहा जाए तो हम कह सकते हैं एक महान व्यक्ति था, जिसने इस शकों का एक महान शासक था, जिसने भारत के इस भाग के ऊपर राज किया और राज करते हुए लोगों के अंदर एक वात्सल्य प्रेम, प्रजावत्सल शासक के रूप में रुद्रदामन को आगे हमेशा इतिहास में गिना जाएगा।
आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। घर पे आप इसकी स्टडी कीजिएगा। आपको मैं काफी मैटर इसका पीडीएफ मैटर दे चुका हूं और आगे पढ़ते हुए रहेंगे। स्टे होम, सेफ होम, घर पे सुरक्षित रखिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।